नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 10 विधानसभा सीटों के बाद उत्तर प्रदेश के ऐसे 7 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में वोट दिए, लेकिन नियम के मुताबिक वोट दे सकते हैं। कोई भी पार्टी का विधायक राज्यसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को दे सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, जिसमें मनोज पांडे ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक हैं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। उसके बाद अभय सिंह हैं, जो गोसाईगंज के विधायक, जलालपुर के विधायक मनोज पांडे के साथ ही गए थे राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी कालपी से विधायक, पूजा पाल विधायक हैं सुराव से नहीं, चायल से विधायक हैं, आशुतोष मौर्य एक थे। ऐसे कुछ विधायक जो समाजवादी पार्टी में रहते हुए बीजेपी के प्रत्याशियों का लोकसभा में प्रचार करते हुए नजर आए। लोकसभा के चुनाव में राकेश प्रताप सिंह भी थे, गौरीगंज के विधायक। राज्यसभा चुनाव के पहले ही समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। इस्तीफा देने के पीछे कारण इन्होंने बताया था, जिसमें इनके द्वारा दिए गए बयान, असल बात स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं पाखंड के खिलाफ रहते हैं। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब भी पाखंड के खिलाफ उनका एक ट्वीट आ गया है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। बोलते हैं तो इनके खिलाफ जो हिंदू संगठन है, जो साधु महात्मा हैं, तथा कथित जो साधु महात्मा हैं, लगातार धमकियां दे रहे थे, जीभ काटने की, जान से मारने की, 10 लाख, 10 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसी धमकियां दे रहे थे। तो इन सब मामलों की शिकायत जब अखिलेश यादव जी से किया गया, इनके द्वारा जो बताया गया है, जो इनके पार्टी के बागी विधायक थे उसमें से कुछ विधायक मानसिक तौर पर विक्षिप्त इनको बता रहे थे, इनको बुरा लगा, इन्होंने शिकायत की। शिकायत को संज्ञान में अखिलेश ने नहीं लिया, इस्तीफा दे दिया और इनको विधान परिषद में भी समाजवादी पार्टी ने भेजा था। सबसे दमदारी वाला इन्होंने जो काम किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, पार्टी से तो इस्तीफा दिए भी, लेकिन विधान परिषद में समाजवादी पार्टी ने इनको भेजा था एमएलसी बना करके, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ये चुनाव हार गए थे, फाजिल नगर से चुनाव लड़े थे। तो समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रहे और धार दिया इन्होंने पीडीए 15 बनाम 85 बनाम 15 की लड़ाई, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई में आगे रहे। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी बना ली है, और जब इन्होंने पार्टी बना ली है राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, तो समाजवादी पार्टी से तो गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे पास फीडबैक है, किसी भी पार्टी से, छोटी छोटी पार्टियों से समाजवादी पार्टी 2027 में गठबंधन नहीं करेगी, केवल कांग्रेस से हो सकता है बस। क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, जयंत चौधरी हैं, ऐसे लोग जो इनकी पार्टी से, इनकी पार्टी के वोटों से चुनाव जीते और वो अपना बीजेपी के साथ चले गए, और आज एक लोग तो राज्य में मंत्री बने हैं, एक लोग तो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन कैसा होगा? गठबंधन होगा बाबू सिंह कुशवाहा की तर्ज पर। अखिलेश यादव का कहना है कि जिनको भी लड़ना है चुनाव, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद का गठबंधन आप लोग देख रहे थे, हो रहा होगा, केवल अखिलेश यादव की इतनी बड़ी चाल थी कि इन्होंने कहा जिसको भी लड़ना है साइकिल से लड़े, क्योंकि लोग चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद भाग जाते हैं बीजेपी के साथ मंत्री बन जाते हैं। तो जैसे बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी बनाए हैं, जौनपुर से टिकट मिला, सांसद बने, सदन के उपनेता बना दिए गए, स्वामी प्रसाद मौर्य को उसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी अपने साथ लाने जा रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं, और खबरें कहां से आ रही हैं मैं आपको दिखाता हूं, पूरा डिटेल में समझिए।
इनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ऊंचाहार विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और जो ऊंचाहार विधानसभा मनोज पांडे हैं बीजेपी में जा चुके हैं और उसी सीट पर 2 बार लड़े हैं, मामूली अंतरों से चुनाव हार चुके हैं। तो खबर क्या है, रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा में उपचुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि भाजपा के खिलाफ गठबंधन से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ सकते हैं। अब की बार उपचुनाव में उनके बेटे के स्थान पर खुद चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके बेटे 2 बार लड़े हैं। मैं आपको डाटा दिखा दे रहा हूं, मामूली अंतर से चुनाव हारे हैं बस। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं, पूरा डिटेल समझिएगा। जैसे ऊंचाहार विधानसभा है, मनोज पांडे यहां पर लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं। अब आप समझिएगा, लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन जब 2024 में चुनाव हुआ, अभी वर्तमान में 2024 में जब चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी कौन थे? राहुल गांधी। केवल 10 विधानसभा के बूथों पर हारे हैं बस। मतलब जितने भी विधानसभा बूथ हैं उनमें केवल 10 विधानसभा बूथ पर। इसका मतलब बीजेपी ऊंचाहार में बहुत कमजोर है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे एक बार बसपा से लड़े, एक बार भाजपा से भी लड़े, जब भाजपा की लहर थी तब लड़े, और अब की बार 2022 में भाजपा ने अमरनाथ मौर्य को लड़ाया, अमरनाथ नहीं अमरपाल मौर्य को लड़ाया। और यहां से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राहुल गांधी केवल इसी विधानसभा में 30-35 हजार वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। मतलब कि लोकसभा तो 3,90,000 से जीते हैं, लेकिन इस विधानसभा में भी भारी भयंकर अंतरों से चुनाव जीते हैं। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले समय में आपको समाजवादी पार्टी के साथ देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ का मैं आंकड़ा बता दूं, जातिगत आंकड़ा आप देख लीजिए। क्या आंकड़ा है यहाँ पर? जातिगत समीकरण है। क्योंकि कोई भी पार्टी हो वो जाति के आधार पर ही टिकट देती है। जैसे पासी हैं, एक अनुमानित आंकड़ा है, 100% मैं नहीं कह सकता कि सत्य ही होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आंकड़ा एकदम साफ बात बोल दूं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, पासी समाज जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी का वोटर बन चुका है, और वैसे भी मैं आपको बता दूं पासी समाज समाजवादी पार्टी के साथ रहता है। इसके पहले भाजपा के साथ भी रह रहा था, लेकिन मैंने जो देखा है वो रहता है। यादव समाज समाजवादी पार्टी के साथ 100% है। ब्राह्मण में मैं मानता हूं 80 से 90% ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं। मैं मानता हूं, एकदम साफ साफ बात है, 80 से 90%। क्षत्रिय समाज बीजेपी का है ही। तो अगर मनोज पांडे बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिए मनोज पांडे लड़े, कोई और लड़े, तो उनके पास बेस वोट अगर जो तैयार होगा 40 और 36 हजार, 40, 36, 76 और 50%, 51%, 52% ऐसे ही पोलिंग होती है। अब आप समझिएगा, मौर्य आबादी यहाँ पर 25,000 है और पूरे रायबरेली में मौर्य आबादी अच्छी खासी है, जिन्होंने अब की बार राहुल गांधी को वोट दिया है। और वही नहीं, पूरे प्रदेश में मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा सब ने, मैं मानता हूं 60 से 70, 80%, कहीं 60% होगा, कहीं 70% होगा, क्योंकि इन्होंने टिकट भी दिया। और मौर्य की आबादी में वैसे भी ऊब जाने के बाद लोग भले सपा को वोट ना दें, क्योंकि जैसे 17 वाली सरकार थी, 12 से 17 वाली के बाद 17 में चुनाव हुआ तो 80% वोट बीजेपी को गया, 19 में भी बीजेपी को गया, 14 में भी बीजेपी को गया। लेकिन अब की बार जो वोट पड़ा है वो समाजवादी पार्टी को पड़ा है। समाजवादी पार्टी के पास अगर स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ते हैं तो मौर्य वोट और अच्छी पकड़ है उसी, और स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा को ये लोग मानते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग, हाँ, जो अंधभक्ति के शिकार हैं वो लोग नहीं मानते। और ये भी बता दूं, 18,000 मुस्लिम मतदाता हैं, 25,000 मौर्य मतदाता हैं। पासी भी समाजवादी पार्टी के साथ आएगा। अगर समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो आपको सबको पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, हमेशा से करते हैं। यादव समाज, पासी समाज, मौर्य और मुस्लिम, और भी प्रजापति, कुम्हार, लोहार, जो भी लोग हैं, अच्छी खासी संख्या में स्वामी प्रसाद मौर्य को पसंद करते हैं। हाँ, उनके काफ़ी बयान पाखंड के खिलाफ होते हैं, कुछ बयान इधर उधर ज़्यादा निकल जाते होंगे, जिससे असहजता महसूस होती है समाजवादी पार्टी को। लेकिन समाजवादी पार्टी के वोटर को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से
मतलब होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि सीधा सीधा अगर लड़ाई लड़नी है, जैसे 2022 का चुनाव हुआ था, तो आपने देखा होगा, मैं दिखा देता हूं, इन्होंने पाखंड के खिलाफ आज भी ट्वीट किया है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोई बाबा उबा हैं, अपना कुछ बयान दे रहे थे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज भी ट्वीट किया है। तो कुछ लोग विवादित बना देते हैं। देखिएगा, इस महामूर्ख को यह भी नहीं पता जिस चौपाई का हवाला देकर उसे किसने लिखा है। भगवान की दुहाई देकर भोली भाली जनता को गुमराह कर रहा है। ऐसे ही अज्ञानी धर्माचार्यों ने देश का बंटाधार कर रखा है। तो आप सुनिएगा, पहले इनको सुन लीजिए, उसके बाद आंकड़ा भी दिखाते हैं। न माने फिर तो हम भगवान से भी बड़े हो गए। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना और सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा। सूत्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, सूत्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। सुन लीजिए, ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसको भागवत को किसने लिखा? सुन लिया आपने। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य गलत हैं पिछड़ों के लिए, बैकवर्डों के लिए, दलित के लिए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लोग गलत ठहरा देते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, शूद्र कितना भी विद्वान हो वो पूजनीय ही नहीं है। अब देखिए, अब मैं दिखाता हूं आपको ऊंचाहार विधानसभा सीट का आंकड़ा। जैसे ऊंचाहार विधानसभा रिजल्ट देखेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से लड़ते हैं, जिसकी संभावना ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया, खुद भले चुनाव लड़े, हारे, बुरी तरह से हारे, वो सब बातें अलग हैं, क्योंकि चुनाव जीतना आसान नहीं। मनोज पांडे को 6,621 वोटों से समाजवादी पार्टी से जीत मिलती है। 2 मौर्य चुनाव लड़े, अमरपाल मौर्य और बीजेपी से, अंजलि मौर्य बीएसपी से और अतुल सिंह कांग्रेस से। आप देखिएगा यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है, तो आप ये समझिएगा। और ये सब वोट अब की बार, उसके अलावा आप चले जाइए आगे, 2022 का मैंने दिखा दिया ना, मौर्य यहाँ पक्का लड़ता है, 2 नंबर पे बार बार रह रहा है। मनोज कुमार पांडे सपा से लड़े 1934, उत्कृष्ट मौर्य बीजेपी से लड़े। आप समझिएगा, यहाँ पर बीएसपी भी अच्छा लड़ी है, विवेक विक्रम सिंह लड़े यहाँ पर चुनाव, देख लीजिए आपके सामने। कांग्रेस भी लड़ी यहाँ पर चुनाव, तब यहाँ पर चुनाव मनोज पांडे जीते। मनोज पांडे बीएसपी से लड़े थे 2012 में। देखिएगा आप, आपके सामने पूरा आंकड़ा हम खोल रहे हैं। मनोज पांडे 2582 वोटों से जीते, उत्कृष्ट मौर्य 2 नंबर पे, अजय पाल सिंह 3 नंबर पे। देख लीजिए वोट कांग्रेस, मतलब कि यहाँ पर उत्कृष्ट मौर्य 2 बार चुनाव लड़ करके 2 नंबर पे रह करके हार चुके हैं, 2 नंबर पे रहकर हार चुके हैं। लेकिन अब उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य अगर यहाँ से लड़ते हैं तो नज़ारा कुछ और होगा। आपकी जो भी राय हो, आप ईमानदारी पूर्वक अपनी राय को व्यक्त करिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।